हमें बताया गया कि अकबर महान थे, तो हम महाराजा सुहेलदेव राजभर को कैसे महान मानेंगे? भाजपा की पूरी स्क्रिप्ट रट गए हैं आप। ब्राह्मण समाज कहीं अपमानित नहीं हो रहा, कहीं प्रताड़ित नहीं हो रहा। और आज देश के प्रधानमंत्री जय सुहेलदेव बोल रहे हैं तो मामूली बात समझ रहे हैं। आज भी बहुत ऐसे गांव हैं जहां पानी नहीं पहुंच रही है, टंकी बन के तैयार है, अब पानी नहीं पहुंच रही है, जनता कह रही है कि टंकिया में पनिया कहीं आएगा। योगी सरकार से नाराजगी बहुत खुल के तो नहीं, लेकिन पीछे पीछे बता रहे हैं आप। अधिकारी खुद नहीं चाहते हैं कि योगी महाराज सरकार में बने रहें। अभी थाने पर कोई चला जाए, अधिकारी बिना पैसा लिए मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। तहसील पर चले जाइए, जमीन का कोई झगड़ा लेके चला जाए, बिना पैसा लिए जमीन का हल्ला नहीं निकाल रहे हैं, लेखपाल कानून को लूट के खाली कर दे रहे हैं जनता को। लेकिन जहां अन्याय होता है, छोटे लोगों पर कार्रवाई होती है, बड़े लोगों को छोड़ दी जाती है, वहीं से अन्याय शुरू हो जाता है। संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। 54 मंत्रियों में 40 मंत्रियों को 45 मंत्रियों को जनता जनता नहीं करती, जनता नहीं करती कि वो मंत्री है। मान्यवर कांसीराम साहब को चुनाव जीतने से कौन रोका? कांग्रेस ने नहीं रोका, समाजवादी पार्टी नहीं रोका। देखिए हमारे अखाड़े में ऐसे पहलवान है ना, जब निकलेंगे ना तो अच्छे अच्छे लोग धराशायी हो जाएंगे। 62 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत लगा के काम कर रहे हैं। 62 विधानसभाओं पर रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं। पीले गमछे वाले जहां खड़े हो जाते हैं वहां न्याय मिल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं मनीष कुमार आपके लिए लेकर आया हूं एक खास इंटरव्यू जो कि यूपी की राजनीति में रिंग मास्टर की भूमिका में रहते हैं। काफ़ी चर्चा बटोरते हैं और उनकी एक ये भी पहचान रही है कि वे कांसीराम के साथ चले और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, बीच में समाजवादी पार्टी के भी साथ रहे। तो यूपी की सभी बड़ी पार्टियों के साथ कदम ताल मिला चुके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा, जिसके मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर, जो योगी सरकार में पंचायती राज के कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन ग्राउंड पर पार्टी का संचालन बेहतरीन तरीके से करने वाले उनके छोटे बेटे अरुण राजभर, वो हमारे साथ हैं। वो सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुख्य प्रवक्ता भी हैं। तो इस खास इंटरव्यू में मैंने उनको इनवाइट किया है और उनसे यूपी की राजनीति और तमाम अन्य मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अरुण जी, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी देखने वाले दर्शकों को भी धन्यवाद। और एक अपील कि अपने सभी दर्शकों से चाहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हमारी बातें हर लोगों तक पहुँचे, आम जन तक पहुँचने में आपका सहयोग हो सके। अरविंद राजभर को टिकट मिले तो जो पिछले 2 अटेम्प्ट से वो सदन नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस बार वो इसका उनका ख्वाब पूरा हो पाएगा और सुभासपा का भी जो अरविंद राजभर को सदन भेजने का लक्ष्य है, वो पूरा हो पाएगा। नहीं, देखिए उनको चुनाव नहीं लड़ना है। वहाँ से विधानसभा उपचुनाव में भारतीय समाज पार्टी के कोटे में अगर सीट आएगी, तो भारतीय समाज पार्टी का स्थानीय कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़ेगा। इन दिनों यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा बहुत ऊपर चल रहा है, आए दिन ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं। सुभासपा किधर खड़ी है? क्योंकि आपके पिताजी ओम प्रकाश राजभर जी तो उस दौर के राजनीतिक हैं जब ये नारा लगाया जाता था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार, और अब ब्राह्मणों के सम्मान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। तो इतना बदलाव कैसे आया? देखिए हमारी पार्टी सभी समाजों की पार्टी है, सर्व समाज को लेके चलते हैं। हमारे साथ अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अपर कास्ट, सब सारे समाज के लोग हैं और सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी योगी सरकार में ये बात उठा रहे हैं कि ब्राह्मणों को इस कदर प्रताड़ित अपमानित किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। नहीं, देखिए ब्राह्मण समाज कहीं अपमानित नहीं हो रहा, कहीं प्रताड़ित नहीं हो रहा। सरकार हमारी जिस तरीके से काम कर रही है, वो उसी दिशा में काम कर रही है कि सबको न्याय मिले। आज इस बात को ब्राह्मण समाज नहीं देख रहा है कि 2017 से पहले ब्राह्मण समाज का क्या हालत था उत्तर प्रदेश में। 2012 से पहले किस तरीके के जुल्म होते थे, कितने अत्याचार होते थे, कोई सांस नहीं लेने को तैयार था, कोई बोलने को तैयार नहीं था। आज 2017 के बाद ये महसूस कर रहा है कि नहीं, हम आज सुरक्षित हैं। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं। नहीं, लेकिन तो फिर इतना सुरक्षित महसूस कर रहा है तो फिर ये व्यग्रता क्यों? देखिए, अगर समाज का हर व्यक्ति अपने समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, बेहतरी और समाज को न्याय दिलाने के लिए अगर कहीं बैठक कर रहा है, तो क्या चाह रहे हैं कि वो बैठक भी करना बंद कर दें? कहीं छतरी बैठक करेगा, कहीं गोंड बैठक करेगा, कहीं लोधी बैठक करेंगे, कहीं यादव बैठक करेंगे, कहीं दलित बैठक करेंगे, कहीं राजभर। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बैठक पर रोक लगा देंगे।
भाई हम तो भाजपा ने तो रोक लगा दी। नहीं, कहाँ रोक लगा दिया? पंकज चौधरी ने कहा कि ब्राह्मणों की जो बैठक हुई थी हाँ। शीत सत्र के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे नहीं होना चाहिए, भाजपा के संविधान में नहीं है, तो ये गलत हुआ होगा। नहीं, तो क्या रुक गया? उसके बाद बैठक नहीं हुई? उसके बाद हाँ, लोध उसके बिरा बाद ब्राह्मणों की तो कोई बैठक नहीं हुई। उसके बाद क्या दूसरे बिरादरी की बैठक नहीं हुई उसी पार्टी के लोगों का? क्या लोध बिरादरी की बैठक नहीं हुई? क्षत्रिय बिरादरी की बैठक नहीं हुई? अन्य समाज की बैठक नहीं हुई? बैठक में चीफ गेस्ट बन के वो सब खुदे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि बैठक नहीं होनी चाहिए। हाँ। ये सब चीज़ें क्या है कि लोग नैरेटिव सेट करते हैं हम्म। कि इस तरीके का नैरेटिव बना दो ताकि लोगों के बीच में मतभेद। ये कौन बनाता है? विपक्ष के लोग। ये देखो उनके यहाँ अलगौजी हो गया है, लोग अलग बैठक अरे कर अब विपक्ष के लोग, मतलब सपा इतनी बुरी हो गई। राजभर साहब उनको चुनाव से पहले बोल रहे थे कि अखिलेश को सीएम बना के दम लेंगे। ऐसा भी मत वो करिए। नहीं, देखिए हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, इसमें अगर कहीं से भी असमंजस की स्थिति पैदा हुई हो, तो बताइए कि जो बैठकें हुई, हमने तो स्पष्ट कहा, सभी समाज की बैठक होनी चाहिए। सभी समाज के बीच में ये चर्चा होनी चाहिए कि हमारे समाज का कल्याण कैसे होगा, हमारे समाज की रक्षा कैसे होगी, हमारे समाज की सुरक्षा कैसे होगी, हमारा समाज विकास के रास्ते पे कैसे जाएगा, इस बात का चिंता सबको करना चाहिए। तो फिर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जातियों का समूल नाश होना चाहिए, वो फिर कैसे होगा जब सब जाति के लोग अलग अलग बैठक करेंगे? देखिए, भारतीय समाज पार्टी ये बात मानती है कि जातियों का समूल नाश तभी होगा जब जाति प्रमाण पत्र देना बंद होगा। एक तरफ तहसील पर जाति प्रमाण पत्र आप अपने बच्चे को जाएंगे एडमिशन कराने, तो स्कूल वाला कहेगा कि आपने जाति का सर्टिफिकेट ले गए तो कहाँ लेके जाएंगे वहाँ? कि हम ब्राह्मण हैं, मोहर मारिए और वहाँ दिखाइए। पहले मोहर मारना बंद कर दीजिए। जिस दिन मोहर मारना बंद हो जाएगा, लोहिया जी ने कहा जाति खत्म करो, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा जाति खत्म करो, तो फिर जाति किसने पैदा किया? जाति को बढ़ावा किसने दिया? जातियों को जातियों से लड़ाने का काम किसने किया? तो जातियों को बढ़ावा न मिलता तो आप लोगों की पार्टी इतनी सीटें जीत पाती? आज अगर हम इस जाति में पैदा हुए तो हमें बताया गया, पहले क्या था कि हमें प्रेयर से दिखाया जाता था, स्कूल में जाते थे तो ये प्रेयर होता था, वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। अगर जब हमें शुरू में ही उस चीज को बताया गया, हमें बताया गया कि अकबर महान थे, तो हम महाराजा सुहेलदेव राजभर को कैसे महान मानेंगे? हम छत्रपति साहू जी महाराज को कैसे महान मानेंगे? हम डॉक्टर अंबेडकर को कैसे महान मानेंगे? जब हमें पढ़ाया ही गया कि अकबर महान थे, हुमायूं महान थे, बीरबल महान थे, तो फिर हम पृथ्वीराज चौहान को कैसे महान मानेंगे? फिर हम इस देश में सरदार पटेल को महान कैसे मानेंगे? हमें अपने इस देश के महापुरुषों को, हमारे इस देश के जो इस देश की आज़ादी में या देश के आज़ादी से पहले राजतंत्र व्यवस्था में देश को गुलाम बनाने से रोकने में जो सहयोग किया, हम तो उनको भुला दिए। नहीं, अब आप लोग याद कर रहे हैं भाई, और आप लोगों का बड़ा करम है उस पे। गाजीपुर का अंसारी परिवार, उनमें भी फ्रीडम फाइटर रहे, और उनके वंशज अब्बास अंसारी आप ही की पार्टी के विधायक हैं मऊ से। अब आप बताएं कि 2002 से पहले राष्ट्र रक्षक चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर को कोई नहीं जानता था, और आज कल तक एक ग्राम का प्रधान जय सुहेलदेव बोलना नहीं चाहता था, और आज देश के प्रधानमंत्री जय सुहेलदेव बोल रहे हैं, तो मामूली बात समझ रहे हैं? नहीं, मामूली बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने मेहनत की है। 56 फीट मूर्ति और 400 करोड़ रुपया लगा करके बहराइच में पर्यटक स्थल बनाया गया, महाराजा सुहेलदेव राजभर का भव्य स्मारक बनाया गया, भव्य पर्यटक स्थल बनाया गया, झील की सुंदरीकरण कराई गई। क्या ये अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर और भारतीय समाज पार्टी नहीं होता तो क्या ये संभव हो पाता? बिल्कुल नहीं संभव हो और पाता, यही इसमें नहीं, कोई दो राय नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर का आदर्श जिंदा नहीं किया गया होता तो आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम विश्वविद्यालय नहीं होता। अगर हम महाराजा सुहेलदेव राजभर को लेकर के देश के सामने नहीं रखे होते तो महाराजा सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट नहीं जारी होती, महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर ट्रेन नहीं चलाई जाती। क्या यह काम कांग्रेस के समय में हो सकता था? क्योंकि कांग्रेस तो हुमायूं को बताया, कांग्रेस ने तो अकबर को बताया, कांग्रेस ने तो जहांगीर को बताया, लेकिन कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि इस देश के राष्ट्रनायक राजा सुहेलदेव राजभर थे। भाजपा की पूरी स्क्रिप्ट रट गए हैं आप। मैं तो सच बोल रहा हूँ। सच को सच कहना अगर बुरा है तो आप बुरा मानिए, हमें क्या तकलीफ है? ये मैं सच बता रहा हूँ। आज मान्यवर कांशीराम को समाज राहुल गांधी जी ने कह रहे हैं कि इनको सम्मान मिलना चाहिए। अगर हमारी सरकार देश में होती और ये हमारे साथ होते तो हम इनको चीफ मिनिस्टर बना देते। हाँ, बिल्कुल। ये मुर्दा आदमी, मूर्ख आदमी
दिमाग का पैदल आदमी, जब इनकी सत्ता थी तो स्वर्गीय जगजीवन राम को आगे बढ़ा रहे थे, और जब जब डॉक्टर अंबेडकर की बात आती थी तब तब उनको रोकने का काम करते। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न किसने दिया? बीपी सिंह ने। क्यों नहीं कांग्रेस ने दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या आप कांग्रेस को यह बात नहीं समझ में आती थी? डॉक्टर अंबेडकर का अपमान आपने नहीं किया। आज आप मान्यवर कांसीराम का आप दिवस मना रहे हैं। मान्यवर कांसीराम साहब को चुनाव जीतने से कौन रोका? कांग्रेस ने नहीं रोका, समाजवादी पार्टी नहीं रोका। और समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन को कुचलने के लिए क्या यह प्रयास नहीं किया जगजीवन राम को उत्तर प्रदेश में उतार करके? चलिए, कांग्रेस पे आपको इतना ज़्यादा अटैकिंग होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो लड़ाई में ही नहीं है यूपी में, ना आपकी उससे लड़ाई है। एक सवाल मैं समझना चाहता हूँ, थोड़ा सा इन सब से आते हैं वापस गाजीपुर पे। अब्बास अंसारी को टिकट दिया जाएगा 2027 के विधान चुनाव में, आपकी पार्टी के विधायक हैं। देखिए, आप उस विषय से हट जाएंगे तो जनता भ्रमित हो जाएगी। नहीं, मान्यवर कांसीराम साहब के विषय पर जितना हम अध्ययन किए, मान्यवर कांसीराम साहब एक आवाज थे, गरीबों के, दलितों के, वंचितों की आवाज थे। वो आवाज, उनकी आत्मा चली गई लेकिन आवाज अभी नहीं गई है। कोई आप उनका चेहरा भुना कर कहे कि मुझे वोट मिल जाए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुझे वोट मिल जाए, इनका चेहरा भुना करके मैं इनका दिवस मना लूंगा। जब ये सत्ता में थे, मान्यवर कांसीराम साहब के नाम पर कासगंज का नाम बदलकर कांसीराम नगर बनाया, क्यों हटा दिया इनको? क्यों बदल दिया? उनके नाम पर चलने वाली योजनाओं को बंद क्यों कर दिया? लेकिन सपा के तो ये सब करने के बाद भी दलितों ने तो वोट दिया सपा को। 2024 के तो लोकसभा चुनाव में ये दिखा है, इस सच्चाई को तो नहीं नकार ये सकते। भ्रमित हो गए, दलित समाज के लोग भ्रमित हो गए। भ्रमित किस बात का? कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। ये प्रचार भ्रमित कराया गया, ये प्रचार विपक्ष ने किया। दलित समाज को यह समझ में आया कि बहन जी उतना मुखर है नहीं, ये विपक्ष के लोग मुखर हैं, भाजपा को रोकने में लिए सफल होंगे। मैं आज बता दे रहा हूं कि भाजपा का अगर कोई सबसे ज्यादा मतदार है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। सत्ता में लाने में सबसे ज्यादा कोई ताकत दे रहा है तो समाजवादी पार्टी। ये खुद नहीं चाहते हैं। देखिए, ये दिन में गाली देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को, योगी और मोदी को गाली देते हैं, और रात को ये लोग गुलदस्ता लेकर जाते हैं कि साहब मेरा फाइल बंद कर रहिए, मत खोलिएगा। अब आप समझिए कि जनता को भ्रमित नहीं करते हैं, मूर्ख समझते हैं। लेकिन इसी भ्रम में तो, यदि आप इसको भ्रम मानते हैं, तो इस भ्रम में अखिलेश यादव का तो बहुत फायदा हो गया। नहीं, फायदा तो देखिए, अब अगर धोखा दे करके अगर फायदा उठा ले तो फायदा तो जनता बार बार नहीं देती है। तो यदि इस धोखे को दलित समाज समझ भी जाएगा तो वो आपके पास या भाजपा के पास थोड़ी आएगा, वो तो फिर बहन जी के पास चला जाएगा। बड़े पैमाने पर दलित समाज को मान्यवर कांसीराम की आवाज माननीय ओम प्रकाश राज में दिखाई देती है, बड़ी संख्या में। हम तो देख रहे हैं कि हम तो बड़ी संख्या में हम जब जा रहे हैं दलित समाज के बीच में, लोग हाथों हाथ लेने को तैयार हैं। कह रहे हैं कि अगर मान्यवर कांसीराम साहब ने जो बीज लगाया था, उस बीज से जो फसल उगे, उस फसल के ये भी एक वृक्ष है। उस फसल के फल जो हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। अच्छा, अब चलिए विधानसभा चुनाव पे एक आध सवाल ले लेते हैं, उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। क्या तैयारी चल रही है? अब तक टिकट वोकट के बारे में तो सब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। आप लोग भी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, आजमगढ़ में किया, महाराजगंज में किया। तो अभी तो आपके 6 विधायक हैं जो संभवतः मुझे ध्यान है 6 विधायक हैं सुभाषपा के। तो ये दहाई में नंबर पहुँचेगा? देखिए, 62 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत लगा के काम कर रहे हैं। 62 विधानसभाओं पर रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, और चौपाल, बड़े बड़े छोटे छोटे चौपाल लगाए जा रहे हैं, और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में 2 दर्जन विधायक बना करके हम लोग लखनऊ की पंचायत तक पहुँचावें। इसी मुहिम में हम लोग पूरा फोकस करके काम कर रहे हैं और रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। जिन जिन रैलियों का हमने जिक्र अभी आजमगढ़ का किया, आपने देखा कि जो कल तक कहते थे कि हमारा गढ़ है, उस गढ़ को माननीय ओम प्रकाश राज ने जो गड्ढा बना करके समाजवादी पार्टी रखी थी, उसको पाटने का काम किया और लोगों को साहस दिया कि अब गढ़ कहने वालों के साथ आप रहोगे तो गड्ढे में पड़े रहोगे। गड्ढे से निकलना है तो इनको खत्म करना होगा, इनको हटाना पड़ेगा। और लोगों ने संकल्प लिया है। आजमगढ़ की 10 सीट जिताने के लिए लोग कमर कसे हुए हैं कि एनडीए की सरकार बनाने के लिए 10 सीट जिताएंगे। तो दो दर्जन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए तो आपको 50 के लगभग करीब लड़ना पड़ेगा। 62 सीट तो कह रहे हैं, 62 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। अब 62 सीट की सूची जाएगी, जिसपे वर्क हमारा बेहतर रहेगा। एनडीए के सहयोगी जब बड़े नेता जब सर्वे कराएंगे, जब दिखेगा कि नहीं हाँ इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, इनका रिकॉर्ड अच्छा है, इनका काम अच्छा है, तो उस आधार पर जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको मैदान उतारेंगे, जिताएंगे। अब भाई हमारा कार्य के आधार पर रिजल्ट आएगा। हाँ, ठीक बात है। 62 पे तैयारी आप कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है। लेकिन एक बार फिर से आते हैं, यदि आप नहीं बोलना चाहते हैं तो मऊ सदर पे ना बोलिए, बाद में पूछ लेंगे। नहीं, देखिए, हमें बोलने में कोई गुरेज थोड़ी ना है।
पार्टी हमारे साथ, तो समाजवादी पार्टी, ये तो मालूम है कि वो उनकी पार्टी के मेंबर हो गए हैं, उनका झंडा डंडा लगा घूम रहे हैं, उनका जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। तो अब उसमें हमारे से जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। वो तो जब उनके साथ थे तब वो हमारा झंडा, हमारा गमछा लगा घूम रहे थे। अब हमारे साथ नहीं है तो देखिए उनका गमछा किसका तो है। नया मजबूत कैंडिडेट खोजना पड़ेगा मऊ सदर पे। बहुत मजबूत मजबूत पहलवान है। देखिए हमारे अखाड़े में ऐसे ऐसे पहलवान है ना, जब निकलेंगे ना तो अच्छे अच्छे लोग धराशायी हो जाएंगे। हम लोग भाड़े की राजनीति नहीं करते, अखाड़े पर तैयार करने वाले पहलवानों को मैदान में उतारते हैं। चलिए, मंत्री जी से तो मेरी आज भेंट नहीं हो पाई, लेकिन उनके क्या हालचाल हैं? अभी तो सेहत देखिए लगातार कुछ कभी ज़्यादा गड़बड़ हो जाते हैं तो कभी कम रहते हैं। अब उम्र के साथ साथ एक समान तो नहीं रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। अब ये है कि दायरा थोड़ा सा कम करना होगा। पब्लिक में थोड़ा सा कनेक्टिविटी जो लॉन्ग सफ़र का होता है उसको कम करना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ बेहतर बना रहेगा सिस्टम। अब इसमें है कि आदमी जब एक बार नेता ऐसा होता है कि नेता के जब जनता से लत लग जाती है और नेताओं का जनता से लगाव हो जाता है तो वो नेता कमरे में नहीं रहता है, वो हमेशा छपटियाता रहता है इधर उधर इधर उधर। तो वैसे हमारे नेता हैं, उनको घर में अच्छा लगता ही नहीं है, जनता के बीच में बराबर जानना चाहते हैं। तो जनता से जुड़े हुए नेताओं की ही हमेशा जय जयकार होती है। डॉक्टर अंबेडकर जनता से जुड़े हुए नेता थे, कांशीराम साहब जनता से जुड़े हुए थे। आज जनता के बीच में कोई जाना नहीं चाहता है। जितना हमारे नेता लोगों के दुख सुख में खड़े होते हैं, जितना उनके मुसीबत में खड़े होते हैं, आज की राजनीति में राजनीति करने वाले नेता नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, इतना तो ओम प्रकाश राजभर के लिए सभी मानते हैं कि सब जगह वो पहुंचते हैं। और ये भी बताते रहे, जो मंत्री हो जाता है उसका रुतबा दूसरा हो जाता है। वो सोचता है कि अब हमारे आगे पीछे कोई हैया नहीं है, हमसे बड़ा कोई हैया नहीं है। वो किसी गरीब को सम्मान नहीं देना चाहता। इसी उत्तर प्रदेश में हमको लगता है 54 मंत्री हैं। 54 मंत्रियों में 40 मंत्रियों को, 45 मंत्रियों को जनता जनता नहीं करती, जनता नहीं करती कि वो मंत्री है। अब गांव में चले जाएं तो 10 आदमी उनको नहीं मिलेंगे। भले कार्यकर्ता जिस पार्टी के हो जा रहे हों तो बुला के 10-20 लोगों से भेंट करा दें, अकेले चले जाएं तो 10 आदमी नहीं मिलेंगे। ये मधुमक्खी के छत्ते में हाथ क्यों डाल रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ, जनता नहीं जानती क्योंकि वो जनता में जाते ही नहीं है। भाई हम कह रहे हैं कि जो जिस डिपार्टमेंट का मंत्री है उस डिपार्टमेंट का मंत्री सिर्फ जाता है जिले में, शासन का जो वो रहता है, हाल रहता है, प्रशासनिक हाल, उसमें बैठक करता है, पन्ना इधर उधर पलटता है, समीक्षा करता है और आ जाता है। लेकिन वो समीक्षा गांव में चले जाए, आज भी बहुत ऐसे गांव हैं जहां पानी नहीं पहुंच रही है, टंकी बन के तैयार है, अब पानी नहीं पहुंच रही है, जनता कह रही कि टंकिया में पनिया कहिया आएगा। जल जीवन मिशन से जो पानी जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जहां गड्ढा खन दिए गए हैं, नाली बना दिए गए हैं, पाइप डाल दिए, गड्ढा पटपट नहीं किए। योगी सरकार से नाराजगी बहुत खुल के तो नहीं, लेकिन पीछे पीछे बता रहे हैं आप। अब जनता की शिकायतों की बात अगर कह दें तो इसमें शिकायत करने वाला, देखिए हम लोगों का आदत क्या है ना कि हम लोग सच बोलते हैं। अभी गांव में चले जाइए, बिजली के बिल से बहुत लोग परेशान हैं। अब बिजली की समस्या से जो दुखी है वो क्या कहेगा कि हम दुखी नहीं है, हमारा दुख नहीं दूर होना चाहिए। 27 से पहले पलटी मारेंगे क्या महाराज? नहीं नहीं, हमें अल्टी पल्टी की बात नहीं है। हमारा मामला है जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना। हम सरकार के सहयोगी, हम सरकार नहीं है, हम सरकार के एक अन्य दल है, सहयोगी दल। इसकी वाकई में इसकी बड़ाई की जानी चाहिए कि जो समस्या आप देख रहे हैं उसके बारे में बताएं, क्योंकि जरूरी नहीं कि सरकार की नज़र में सब कुछ आ जाए। हमारे जैसे लोग या आम जन की जिम्मेदारी होती है कि अगर सरकार में कहीं गड़बड़ी हो रही है, अभी थाने पर कोई चला जाए, अधिकारी बिना पैसा लिए मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। तहसील पर चले जाइए, जमीन का कोई झगड़ा लेके चला जाए, बिना पैसा लिए जमीन का हल्ला नहीं निकाल रहे हैं, लेखपाल कानून को लूट के खाली कर दे रहे हैं जनता को। तो आप समझिए कि लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम और दरोगा ये लूट रहे हैं जनता को, जनता के भावनाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। सरकार हमारी ये नहीं करे कि आप भ्रष्टाचार करिए, सरकार ये कह रही है कि आप जनता के साथ न्याय करिए। अगर ये कर रहे हैं अन्याय, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी किसकी है कार्रवाई करने की? हमारी है। तो सरकार को फिर बने रहने का क्या हक है? नहीं, सरकार का ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। अब जैसे मान लो आप एसआई में जिन लोगों ने ब्राह्मण समाज के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन बनाया, अब इसमें कौन कार्रवाई करेगा? हम नहीं करेंगे। आप एक अधिकारी पर कार्रवाई कर दीजिए, जिन लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया, जिन लोगों ने पब्लिक के बीच में हर कॉलेजों में सेंटर पर भेजा पर्चा, जिन लोगों ने इसमें टाइप कराया, कर दें कार्रवाई, अपने आप ठीक हो जाएंगे। जितने लोगों ने वहाँ प्रयागराज में जिस तरह से वो गलत न्याय किया था, कुंभ वाले में किसी की कार्रवाई हुई?
लेकिन जहाँ अन्याय होता है, छोटे लोगों पर कार्रवाई होती है, बड़े लोगों को छोड़ दी जाती है। वहीं से अन्याय शुरू हो जाता है। वो तो सोचते हैं अरे हमारा तो कुछ होना नहीं है, छोटे आदमी को करके जेल भेज देंगे, उसके बाद तो 5-2 महीना में आ ही जाएगा वो। तो ये चीज़ें सरकार में जो गलतियाँ हो रही हैं जिन अधिकारियों के द्वारा, उन अधिकारी खुद नहीं चाहते हैं कि योगी महाराज सरकार में बने रहें। ये अधिकारी साजिश रच रहे हैं क्योंकि उनकी मानसिकता साइकिल से जुड़ी हुई है। उनकी मानसिकता पंजे से जुड़ी हुई है। तो जब साइकिल और पंजे की मानसिकता रहेगी, तो फिर योगी जी के तो खिलाफ वो रहबे करेंगे। योगी जी थोड़ी ना कहते हैं कि तुम जो है गरीब का न्याय मत करो। वो तो कहते हैं थाने पर कोई जाता है तो सम्मान से निगाह से उसका सुनवाई करो, उसके साथ न्याय करो। अगर वो न करें, तो कार्रवाई करने की ज़िम्मेदारी हमारी थोड़ी ना है, उनकी ना है। अरे महाराज, तो इतना अन्याय अत्याचार प्रदेश में हो रहा है और उसी सरकार में आप बने हैं, ये कौन सी अच्छी बात है? ये बहुत पुरानी कहावत है कि अन्याय देखने वाला भी उतना ही बड़ा अन्याय करने वाला हो जाता है। हमारे समाज में जहाँ भी अन्याय होता है, हमारे नेता डट के खड़े हो जाते हैं। अब हम हर जगह तो डट के खड़े नहीं होंगे। हमारी ही पूरा ठेका तो है नहीं कि हम हर जगह जाकर लड़ेंगे। सबकी सामूहिक ज़िम्मेदारी है ना। 54 मंत्री हैं तो 54 मंत्री की ज़िम्मेदारी, खाली एक का मंत्री की ज़िम्मेदारी। तो सबकी सरकार की पूरी ज़िम्मेदारी है ना, किसी 24 करोड़ जनता में किसी के साथ अन्याय ना हो। हमारे संज्ञान में जहाँ बात आती है, पीले गमछे वाले जहाँ खड़े हो जाते हैं, वहाँ न्याय मिल जाता है। न्याय मिल जाता है और ये हमेशा से ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री, योगी सरकार ऐसा कहते रहे हैं। अरुण जी, आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला और हमसे इतनी सारी बातें की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। आपके दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग देखिए कैसा हम लोगों का बातचीत रहा है। आप लोग अच्छे से इस पे राय दीजिए, सुझाव दीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए। इसमें कमेंट के बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, लाइक करिए, हौसला बढ़ाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी कुछ बातें जो मुझे बोलनी थी वो अरुण जी ने बोल दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन इस इंटरव्यू को सुनते समय ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जितनी बातें इन्होंने कही हैं, इसमें से कितनी बातें अखिलेश यादव भी बोलते रहते हैं और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो अब चुनाव तक देखते हैं क्या होता है। बोले भारत के इस स्पेशल इंटरव्यू में आपका बहुत धन्यवाद। एक और इंटरव्यू नया लेकर आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।